हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और जैसे कि सीटेट फर्स्ट हो गया है, प्राइमरी लेवल का पेपर हो गया है और उसी की आंसर की लेकर आए हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो उम्मीद है आप सभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अपना जो आकलन है, एनालिसिस है अपने पेपर का, वो कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उन्हें आप किस तरह से डील करेंगे। तो विविध विन्यासों के उदाहरण देने चाहिए, यानी कि जैसे उनकी पृष्ठभूमि है उन्हें वैसे उदाहरण देने चाहिए, उसे उसी प्रकार से बच्चों को समझाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं उनको कैसे सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। तो उनके समरूप इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, है ना, उन्हीं के समरूप इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इसने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए, गलत बात ढूंढनी है हमें, यानी कि नेगेटिविटी ढूंढनी है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, यानी कि जो शिक्षक शास्त्र है और जो जटिल कठिनाई है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी कि क्रिएटिविटी आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चे में क्रिएटिविटी है, कैसे पहचानेंगे। एक अभिसारी चिंतन, मैंने बताया था अभिसारी चिंतन वो है कि केवल एक आंसर हो, एक बंधान वाला आंसर हो, क्लोज्ड आंसर, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, तो इसीलिए अभिसारी चिंतन सारा का सारा वही हुआ है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है। सबसे पता है कि जिसमें संकल्पों के बीच एक संबंध जो है वो बनाना, ढूंढना, वो होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापिका को किसी दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण होती है, यानी कि जो गलती है उसको समझना वही हमारी अधिगम की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 का, अधिगम की प्रेरणा अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। किस प्रकार कायम रखा जा सकता है लर्निंग को, आप जो मोटिवेशन अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं कि उन्हें सीखना है। तो उन्हें जो है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि आपको ये लक्ष्य यहाँ काम आएगा, उन्हें थोड़ा सा और मोटिवेट करके, उसकी महत्ता को बता करके। शर्मिंदगी क्या है, सेमलेस क्या होती है शर्मिंदगी, तो उसका संज्ञान जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं हमारे क्लास में कि अगर कुछ बच्चे शर्माते हैं, अपनी मैडम से पूछते नहीं हैं, टीचर से पूछते नहीं हैं, तो वो क्या है, उसका गलत प्रभाव पड़ता है ना। अगर वो बच्चा पूछेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं अगर वो मतलब कंस्ट्रक्टिव है या संरचनात्मक विचार है उनका। ऑप्शन नंबर 1। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा सबसे बेस्ट है, लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट जो है वो देखनी है, यानी कि अगर आपकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूवेबल है, इम्प्रूव कर सकते हैं अगर अपनी एबिलिटी में, तो वो है सबसे बेस्ट मेथड है। ऑप्शन नंबर 3, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है, कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उसकी इंक्वायरी और डायलॉग बोलना, यानी कि अगर वो बोलता है, बच्चा क्लास में पूछता है, संवाद करता है, और एक इंक्वायरी यानी कि जैसे कि उसका आंसर ढूंढना, उसके बारे में ढूंढना, खोज करना, तो वो क्या सबसे बेस्ट है, वो ये समझ को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में सीखने में कठिनाई कब होती है, जब बच्चा जो है अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, जो सूचना है वो अलग अलग जैसे पार्ट बना करके उन्हें अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द डिसकनेक्टेड चंक्स, अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3, 12 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। कुछ भी नहीं सोचना, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संतुलित उत्तेजना और कोई भी भय ना हो। अगर कोई भय नहीं होगा तो क्या है, वो सीखने के लिए पर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। उनकी आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक, यानी कि उनमें दोनों में परस्पर संयोग बिठाकर, परस्पर संबंध बिठाकर ही आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार गति कर सकती है। लयबद्ध की भाषा चिंतन, यानी कि जो वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में बताया है, सोच के बारे में बताया है, इस तरह का
जो एबिलिटी है वो स्पीच है प्राइवेट स्पीच। मैंने बताया था कि तीनों की तरह की स्पीच मैंने बताई है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इंडिविजुअल स्पीच। क्या होता है उसमें, वो स्वयं नियमन करता है अपना खुद का, जो है वो खुद को रेगुलेट करता है, कुछ भी नहीं है भैया। क्या होगा, प्राइवेट हम आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य कैसे होना चाहिए। आपको जो इवेल्युएशन है उनकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थियों की जरूरतों है उनकी आवश्यकता की पहचान करना, यानी कि हमें अपनी क्लास का पहचान करनी है। कैसे कैसे पता करेंगे, इवेल्युएशन के द्वारा तो पता करेंगे कि हमारे बच्चों ने कितना सीखा है। उनकी पद्धतियों की पहचान करना यानी कि उनकी आवश्यकताओं को जानना। क्वेश्चन नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका को बच्चे संकेत और इशारे जैसे जैसे क्यों क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेते हैं, तो लैब व गतिविधि सिद्धांत के अनुसार कौन यह अध्यापिका की कौन सी योजना होती है। अधिगम के लिए पहाड़ यानी कि एक्ट एज ए स्कोफल्ड फॉर लर्निंग, आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, एक खिलक्रिया के दौरान जो है चोट लगने पर रोने लगा, उसे चोट लगी, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। यानी कि केवल ये क्या चीज़ दर्शाती है, देखते ही बता देना है कि क्या लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते। ये किस भेदभाव को बढ़ावा देता है, बताओ, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बिल्कुल ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा होना चाहिए व्यवहार, कैसा होना चाहिए एनवायरमेंट, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, अपने बच्चों को प्रचुर मौके देने चाहिए। गजब, इतना बढ़िया पेपर आ रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को क्या दर्शाता है, प्रथागत है, कन्वेंशनल है, अगर दूसरे कर रहे वो भी तुम करोगे तो क्या प्रथागत है, परंपरागत है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, यानी कि सेकेंडरी जो है वह सोशलाइजेशन है, द्वितीय कारक है, और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। परिवार ही तो सबसे बड़ा हमारा पहला कारक, समाज तो पहला कारक हमारा परिवार ही होता है। वो बुद्धि किसने दी है, क्या बताया वो बुद्धि का जोर, क्या बताया कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं बुद्धि के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक पूर्व संक्रियात्मक बताओ, सेकंड स्टेज है, अवस्था में किस विकास का मुख्य गुण होता है, किस विकास का मुख्य गुण होता है, विचार और सोच में केंद्रीकरण आ जाता है। पहले तो वो सेंसिटिविटी अपने सेंस के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा सोचता है, जो हमारी सेंसरी मोटर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर 4, विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट इज बहुमुखी होता है, विकास जो है हमारा बहुमुखी था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, लैब वाइगोत्सी की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस महत्व पर जोर देना चाहिए, किस पर जोर देना चाहिए, सांस्कृतिक उपकरणों पर, कल्चरल जो होती हैं हमारी एक्टिविटी। जीन पियाजे कल्चरल जो टूल्स होते हैं यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों पर। क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं, बताओ। स्कीमा मैंने बताया था कि बहुत सारी स्कीमों को मिलेगा, बहुत सारे के सारे क्वेश्चन हमारी जो है वो पक्का रहे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए, हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल तीनों में से कोई सा नहीं हो सकता हो, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, दिव्यांगजन अधिनियम के 2016 के अनुसार एक एक्ट आया था दिव्यांगजन का, इसके बारे में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, किस शब्दावली का, कि छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता हो, वही तो 4 होगा, यानी कि जिसका अशक्त शरीर हो, मंदिर छात्र हो या विकलांग छात्र हो, जिसका शरीर दिव्यांग हो ना। जन्म से कुछ क्वेश्चन नंबर 28 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, जन्म से किशोर अवस्था के बच्चों कौन सी है भैया, किशोर अवस्था में कैसे क्रम चलता है जीन पियाजे के अनुसार, सेंसरी, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाना ही उन्हें जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है वो दूर किया जाना चाहिए। तो हमारा ये पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है इसके सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे, और इंतजार करते हैं तब तक जब तक जो है आयोग अपनी CBSE अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं करता। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा पेपर था, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड जो सेक्शन है उसके बारे में अभी हम जो वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।